Hello बच्चा पारी, this is विभूति खरे, your chemistry educator. Welcome to class 9th by अड्डा 24/7. और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी शानदार सी सीरीज आरंभ सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत जल्द आपके स्कूल्स में शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स। तो इस आरंभ सीरीज में बेटा हम आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्हें देख करके आपके मिड टर्म एग्जाम्स की जो प्रिपरेशंस चल रही हैं उनको मिलेगा एक बढ़िया सा बूस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व करे थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आज के इस लेक्चर में भी हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज नहीं होंगे बल्कि आज हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके मिड टर्म एग्जाम का जो साइंस का सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स में से बेटा आज हम क्या करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आपको टारगेट एकदम क्लियर हुआ होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और देखो बातों ही बातों में हमारे सामने आ चुका है आज के लेक्चर का पहला सवाल, केमिस्ट्री का है। देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। वी ऑब्जर्व नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन वी डिसॉल्व अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर इनटू अ गिवन वॉल्यूम। दिस ऑब्जर्वेशन इलिस्ट्रेट्स व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। देखो होता क्या है, आप लो एक कंटेनर, ठीक है, बीकर ले लो, कंटेनर ले लो, उसमें आप डाल दो थोड़ा सा पानी, ठीक है, उसमें आप डाल दो थोड़ा सा पानी। आप पूछोगे कि मैम कितना पानी डालना है वो भी बता दो, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीकर में ना आपको 100 ml वाटर लेना है, 100 ml, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है 100 ml वाटर, ठीक है। सिंपल सा बीकर लिया है, पानी ले लिया है, उसमें कितना लिया है 100 ml लिया है। अब जहां तक भी बेटा पानी का लेवल आ रहा है ना उसको आप जरा मार्क कर दो, यानी कि मेरे बीकर में पानी का जो लेवल है वो यहां तक है ना, तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच शक्कर डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने क्या करी है, इसमें शुगर डाल दी है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये एक चीज चल रही थी कि अगर मैं 100 ml पानी में शक्कर डालती हूं तो अब जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, यहां तक आ जाना चाहिए। चलो इतना नहीं तो कम से कम यहां तक तो आ ही जाना चाहिए। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं पानी में शक्कर डाल रही हूं तो ये बात तो सबको पता है कि शक्कर जो है, शुगर जो है वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अगर मैं 100 ml पानी में 1 चम्मच शक्कर डालती हूँ तो जो शुगर सोल्यूशन अब बनेगा उसका जो लेवल है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि पानी का लेवल यहाँ तक था। देखो पहले हमने मार्क कहाँ लगाया था, यहाँ, है ना, तो पहले पानी का लेवल यहाँ तक था। फिर जब मैं इसमें 1 चम्मच शक्कर डालूंगी, जब वो जाके उसमें घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो मैंने सोचा था कि यार यहां तक तो आ ही जाएगा शुगर सोल्यूशन का लेवल, पर नहीं आया। जितना था उतना ही रहा, ठीक है, जितना था उतना ही रहा। और ऐसा नहीं कि मैंने शक्कर नहीं डाली है बेटा, विश्वास करो मैंने शक्कर डाली है। ये देखो ये क्या है, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, जाकर के अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं 100 ml वाटर में। तो मैंने सोचा था कि लेवल बढ़ जाएगा शुगर सोल्यूशन का बीकर में, पर बढ़ा नहीं, उतना का उतना रहा। सवाल यही है कि क्यों। अब आप इस चीज को ऐसे समझो, मान लो कि एक बेंच है, ठीक है, उस बेंच पे 10 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे हुए हैं अभी केवल 3 लोग। एक बेंच है और उसकी कैपेसिटी है कि उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप गए, ठीक है, आपने देखा कि यार बेंच तो बहुत बड़ी है, भाई अगर 10 लोग बैठ सकते हैं उसमें तो जाहिर सी बात है बेंच तो बड़ी होगी, और बैठे उसमें 3 ही लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई थोड़ा सा खिसक जाओ, शिफ्ट हो जाओ, मुझे भी बैठना है।
तो ये लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और इनके जो बीच में जगह होगी, इनके बीच में जो जगह होगी, आप वहां पे जाकर के बैठ जाओगे, बैठ जाओगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके बैठने के बाद जो है बेंच और लंबी हो गई। बेंच तो बेटा जितनी लंबी पहले थी उतनी ही लंबी बाद में भी हुई, आपके बैठने के बाद में भी उसकी लंबाई नहीं बढ़ने वाली, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होने वाली। भाई उसकी तो खुद की कैपेसिटी थी 10 लोगों को अपने ऊपर बिठाने की, बैठे 3 ही लोग थे, आप गए, आपने जाकर के देखा कि अरे जगह है, जगह है, खाली जगह है, तो खाली जगह का फायदा उठाना चाहिए। आपने लोगों से बोला कि भाई थोड़ा सा खिसक जाओ, शिफ्ट हो जाओ, हम भी बैठ जाते, तो आप जाकर के बैठ गए। तो कुछ चेंज आया क्या? नहीं आया। अभी भी देखो आपको मिलाकर के बेंच पे कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं 10, बैठे हुए हैं 4, यानी कि 6 लोग अभी और बैठ सकते हैं। आपको देख करके आपका कोई दोस्त भी आ गया है ना, आप ही ने उसको बुला लेगी, भाई भाई मैं यहाँ बैठा हूं, आजा, तू भी आजा, बैठ के अपन बातें करेंगे। तो फिर आपका दोस्त आया, तो उसने भी जो लोग थे उनको बोला कि भाई थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, मुझे भी बैठना है। तो लोग थोड़े से और शिफ्ट हो गए, जगह बन गई, उस जगह पे आकर के आपका दोस्त बैठ गया, बैठ गया। तो कुछ बदलाव आया क्या? कोई चेंज आया क्या? नहीं। बेंच तो बेटा जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रही। 10 लोग बैठ सकते थे, अब टोटल 5 लोग आकर के बैठ गए हैं, और भी 5 लोग आकर के बैठ सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम हाँ बैठ तो सकते हैं, भाई कैपेसिटी ही है बेंच की 10 लोगों को बिठाने की, बैठे अभी 5 ही हैं, यानी कि उन 5 के बीच में क्या होगी बेटा? उन 5 के बीच में जगह होगी ना, स्पेस होगी, और उसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए 5 और लोग आकर के बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखो, ये ऐसे, तो टोटल 10 लोग आकर के बैठ जाएंगे बेंच पर। बेंच पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात है बेटा। अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया ना, तो ये तो तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब होता क्या है बेटा, तुमने जो बीकर में 100 ml पानी लिया है, इस 100 ml पानी में क्या होंगे? पानी के पार्टिकल्स होंगे ना भाई, पानी के पार्टिकल्स होंगे। क्या होते हैं पानी के पार्टिकल्स? H2O मॉलिक्यूल्स बेटा, ठीक है। तो ये देखो, ये हैं पानी के पार्टिकल्स, बोले तो H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स। अब देखो इनके बीच में जगह दिख रही है तुम्हें? इनके बीच में स्पेसेस दिख रही हैं? ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे मैंने जो डॉट्स बनाए हैं बेटा, ये क्या है? ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में आपको जगह दिख रही है? आप बोलोगे कि हाँ मैम जगह तो दिख रही है। बस तुम्हें दिख रही है तो क्या होगा? जो 1 चम्मच शक्कर हमने डाली है, उस शक्कर में जो उसके पार्टिकल्स थे उनको भी वो जगह दिखेगी। पार्टिकल्स बोलेंगे कि अरे वाह, हम तो जहां पर आए हैं, मतलब कि 100 ml पानी में यहाँ पर क्या है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, तो चलो उन स्पेसेस का फायदा उठा करके हम उन्हीं स्पेसेस में जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे कि तुमने यहाँ देखा कि बेंच पर 10 लोग बैठ सकते हैं, 3 ही लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में जगह है, तो चलो उस जगह का फायदा उठा करके हम भी यहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी शक्कर के पार्टिकल्स ने बेटा यही किया है। जैसे ही पार्टिकल्स ने देखा कि भाई पानी के पार्टिकल्स के बीच में तो जगह है, तो क्यों ना उन जगहों पे जाकर के हम बैठ जाएं। तो बस शुगर के पार्टिकल्स आए और पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आई रिपीट, शुगर पार्टिकल्स आए, उन्होंने पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी उनको आकर के ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया, बैठ गए वहां पे जाकर के। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं कि शक्कर लो या नमक लो, वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि शुगर जाकर के वाटर में डिसॉल्व होगी, इसका मतलब क्या? कि शुगर के पार्टिकल्स जाकर के बैठ जाएंगे कहां? पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में। डिसॉल्व होने का मतलब बेटा ये होता है। तो इसीलिए क्या हुआ? शुगर लेवल, मतलब जो शुगर सोल्यूशन बना उसका लेवल जो है वो बीकर में बढ़ा नहीं, जितना था उतना ही रहा। जैसे कि यहां पर तुम आकर के बैठ गए, तुम्हारे बैठने से बेंच लंबी हो गई क्या? नहीं। तुम्हारा दोस्त आकर के बैठा, उसके बैठने से बेंच लंबी हो गई क्या? नहीं। उसकी भाई बेंच पर जगह है ना 10 लोगों के बैठने की, तो जब 10 लोग आकर के बैठ जाएंगे ना तो बैठ जाएंगे, बेंच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो लंबी थोड़ी ना हो जाएगी कि 10 लोग आके बैठ गए बेंच लंबी हो गई। नहीं, यहां पर भी ऐसे ही है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह है, उन्हीं जगह पे आकर के शक्कर के पार्टिकल्स या नमक के पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, तो लेवल क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आगे बात समझ में? चलो
हाँ, तो सवाल ये है कि दिस ऑब्जर्वेशन इलिस्ट्रेट्स विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो भाई मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। याद करो बेटा, जो अपने पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी तो चलो यही हो गई कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तभी तो जब आप 1 चम्मच शक्कर या नमक डालते हो पानी में, मिक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, छोड़ दो, है पानी में नमक या शक्कर डाल करके छोड़ दो, वो अपने आप क्या होगी, जाकर के डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? पानी के पार्टिकल्स हैं। आपने शुगर डाली है, उसके भी पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव करते 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 आपस में वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ पर मिक्स करने की जरूरत है भी नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, और ये इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है, और यही आपसे सवाल में पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ गैस फिलिंग अप अ वेसल। ओ माय गॉड, जैसे मान लो बेटा कि आपके पास एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, ये तो बड़ा हो गया इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये छोटा सा कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने क्या करी है, गैस डाल दी है, इसमें आपने गैस डाल दी है। चलो मैं गैस के पार्टिकल्स भी बनाई देती हूँ। दीज आर गैस के पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा, क्या देखा कि हाँ, मैम ने एक कंटेनर लिया है, उसमें मैम ने गैस डाल दी है, और गैस देखो दिख भी रही होगी आपको कंटेनर में, और उसके आपको मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने लिया एक बड़ा कंटेनर, मैंने लिया एक बड़ा कंटेनर, और इसमें ले करके मैंने क्या करा है, ये जो गैस मैंने छोटे वाले कंटेनर में ली थी ना बेटा, अच्छा देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने कंटेनर लिया है, इसमें जो आपने गैस ली है, ये गैस क्या कर रही है, पूरे कंटेनर को भर रही है। मतलब कि काफी सारी गैस ली है आपने। तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मैंने काफी सारी गैस नहीं ली है, गैस तो मैंने थोड़ी सी ली है, बस कंटेनर मेरा छोटा सा है, तो इसलिए गैस क्या कर रही है, कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर रही है। तो गैस तो बेटा कम ही ली है मैंने, ज्यादा नहीं ली है, ठीक है। अब सेम जो गैस है, मतलब ये समझ लो कि मैंने इस कंटेनर को उठा करके ये वाले कंटेनर में डाल दिया है। तो इसमें जो गैस मैंने ली थी, मान लो मैंने इसकी x वॉल्यूम ली हुई है, गैस की मैंने x वॉल्यूम ली हुई है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम कहाँ आ जाएगी, इस वाले कंटेनर में, बड़े वाले कंटेनर में आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब मैंने डब्बा उठाया और उसके बाद में इसमें से खाली कर दिया, तो गैस की मैंने x वॉल्यूम यहाँ पर ली हुई थी, पूरी की पूरी गैस कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। और कुछ देर के बाद आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, कि जो गैस है इसने पूरे कंटेनर को भर लिया है, पूरे कंटेनर को भर लिया है। अब यार ये बात समझ में नहीं आई, ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब कंटेनर छोटा था तो गैस ने क्या करा, पूरे कंटेनर को भर लिया। जब कंटेनर मैंने बड़ा ले लिया तो बड़े वाले कंटेनर को भी गैस ने क्या करा है, कंप्लीटली भर लिया है। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक छोटा कंटेनर मैंने लिया, उसमें मैंने 100 ml पानी डाल दिया है, 100 ml पानी डाल दिया, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, कंटेनर को पूरा भर देगा, भर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा कंटेनर ले लिया, मैंने एक बड़ा कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर का जो 100 ml पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया, जो 100 ml पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया उठा करके, लो। तो ये आ गया बड़े वाले कंटेनर में 100 ml पानी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो, क्या पानी ने पूरे कंटेनर को फिल, अच्छा कंटेनर को फिल करने का मतलब समझ में आ रहा है ना तुम्हें, पूरे कंटेनर को भर लेना, फैल जाना कंटेनर में, ठीक है। तो इस कंटेनर में जो 100 ml वाटर मैंने लिया था, ये पानी क्या कर रहा है, पूरे कंटेनर को भर रहा है। लेकिन जब इसी 100 ml पानी को मैंने बड़े कंटेनर में डाला बेटा, तो यहां पर तो ये नहीं भर रहा, उसको कंप्लीटली नहीं फिल कर पा रहा पानी। ऐसा नहीं कि पानी फैला नहीं, भाई बड़े कंटेनर में जाकर के पानी फैल गया,
लेकिन इतना नहीं फैल पाया कि वो पूरे कंटेनर में फैल जाए, कि बिल्कुल ऊपर तक पानी आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गैस के साथ ऐसा हुआ कि x वॉल्यूम मैंने ली थी इस कंटेनर में गैस की, एग्जैक्टली इतनी ही वॉल्यूम मैंने सेम गैस की ली है बड़े वाले कंटेनर में भी, लेकिन इसमें देखो गैस पूरे में फैल गई। पानी नहीं फैला बड़े कंटेनर में आकर के ज्यादा, ऐसा नहीं कि फैला नहीं है, फैला है, लेकिन इतना नहीं कि पूरे कंटेनर में ही पानी पानी हो जाए। लेकिन गैस को देखो पूरे बड़े वाले कंटेनर में भी उठा करके फैल गई है, बिल्कुल ऊपर तक आ गई है गैस। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम इससे भी बड़ा कंटेनर बेटा ले लेते ना, इससे भी बड़ा अगर कंटेनर ले लेते, तो उस कंटेनर में भी ये गैस जाकर के क्या करती, पूरे में फैल जाती। इस बड़े वाले कंटेनर को भी जो गैस है वो कंप्लीटली फिल कर लेती। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना, वो वीकेस्ट होते हैं। जैसे कि क्लास चल रही है, आगे जो लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं वो टीचर के पास हैं, तो वो एकदम कायदे में रहेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, चुपचाप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो थोड़े दूर बैठे होते हैं, मिडिल आप बोल सकते हो कि रो में जो बच्चे बैठे होते हैं, वो भी थोड़ी बहुत जो है ना मतलब मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो टीचर से थोड़े दूर हो जाते हैं। भाई देखो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पास तो टीचर खड़ी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ, तो वो मस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने मस्ती करते हुए देख लिया तो मैं पिटाई लगा दूंगी। लेकिन जो मुझसे थोड़े दूर बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनपे मेरा ज्यादा कंट्रोल रहेगा नहीं, मैं ज्यादा देख नहीं पाऊंगी उनको, तो वो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे। पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई मेजरली करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे, आपस में थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे जो लास्ट रो में बैठे हुए हैं, बैक बेंचर्स, बेटा उन पे तो मेरा कतई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वहां तक तो मैं ज्यादा देख ही नहीं पाऊंगी कि वो लास्ट बेंच पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, टेबल के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, मुझे दिखेगा ही नहीं। तो लास्ट बेंच पर जो बच्चे बैठे होंगे बेटा, उन पे तो मेरा कतई कंट्रोल नहीं होगा। और अगर कंट्रोल नहीं हुआ मेरा, अगर उन पे फोर्स नहीं लग पा रहा है, तो वो मस्ती करेंगे। पीछे पता चला कि बैक डोर से जो ना क्लास के निकल भी सकते हैं बाहर। तो यहां पर ऐसे ही है कि सॉलिड में अगर हम बात करें, तो एक सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा ही नहीं पाते हैं, फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण एक लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। थोड़े बहुत ही दूर दूर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही दूर दूर होते हैं। और क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो पाते हैं, इस चक्कर में क्या होता है, जो लिक्विड है वो फ्लो कर पाता है। और इसीलिए देखो, जो पानी यहां पर मैंने लिया था, वो छोटे से जब बड़े कंटेनर में आया, तो बड़े कंटेनर में आकर के वो फैल गया, क्योंकि लिक्विड्स तो फ्लो करते हैं, वो फ्लो करके फैल गया। लेकिन ज्यादा नहीं फ्लो कर पाया, ज्यादा नहीं फैल पाया। क्यों? मैंने क्या बोला, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से कमजोर होते हैं, ज्यादा कमजोर नहीं होते हैं कि पूरे में फैल जाएं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे गैस के, तो बेटा गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस बात का फायदा उठा लेते हैं कि अच्छा, हमारे ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो तो कम लग रहे हैं। जैसे कि बैक बेंचर फायदा उठाते हैं कि मैम की पावर वहां पर चल नहीं पा रही है, मैम का फोर्स वहां पे लग नहीं पा रहा है, तो कुछ भी अपने मन का करते रहते हैं। तो गैस के भी पार्टिकल्स का यही है कि उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं, तो बस एक दूसरे से इतना दूर दूर जा सकते हैं, इतना दूर दूर जा सकते हैं, और दूर जाते जाते क्या होता है, जिस भी कंटेनर में आप उनको रखो वो उसमें जाकर फैल जाते हैं। कि हमें रोकने टोकने वाला कौन है? गैस के पार्टिकल्स बोलते हैं कि भैया हमें रोकने टोकने वाला कौन है, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हमारा जहां मन करेगा, जैसे मन करेगा, हम वहां पे चले जाएंगे। तो बस ठीक है। This is due to the rapid diffusion of particles in a gas. There are a lot of empty spaces and voids in the gaseous state. The particles of gas will move very quickly. They quickly fill the container in which they are kept. The volume of the gas will be the same as the vessel. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्यू टू रैपिड डिविजन की जगह बेटा अगर आप यहाँ पर लिख दोगे weakest attractive forces बिटवीन पार्टिकल्स, तो वो ज्यादा सही रहेगा। वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज वाटर इन एन अर्दन पॉट, मटका, कूल डाउन ड्यूरिंग समर्स?
गर्मियों के मौसम में मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? बहुत ही बेसिक सवाल है, आज मैं सिखाती हूँ। इवेपोरेशन का फंडा है। देखो ये रहा आपका मटका, ठीक है, ये रहा आपका मटका। अब मटके की जो बेटा वॉल्स होती है ना, वो पोरस होती हैं। पोरस मतलब कि छेद होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं मटके की वॉल्स में। मिट्टी का बना होता है ना बेटा, मिट्टी का बना होता है मटका, तो जो दीवार होती है वो पोरस होती है। पोरस वॉल लिख देती हूं मैं, पोरस वॉल यानी कि पोर्स होंगे। पोर्स का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, बहुत ही बारीक बारीक से, बहुत ही फाइन माइन्यूट होल्स होते हैं। पोर्स मतलब माइन्यूट होल्स, कि आप उसको अगर ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे नहीं, मतलब मटके की अगर आप दीवार को देखोगे तो वो जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, वो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे कि आप बोलोगे देखो मम्मी इसमें तो छेद नहीं, लेंगे इसको, नहीं। बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही फाइन आप बोल सकते हो कि होल्स होते हैं, वो दिखते नहीं है इतने इजीली। इन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मटके के अंदर आपने पानी भरा, ठीक है, मटके के अंदर आपने पानी भरा, ये भर दिया पानी, और ये देखो ये है पानी के पार्टिकल्स, ठीक है। तो मटके के अंदर आपने भरा है पानी और ये है पानी के पार्टिकल्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर के पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, मतलब ये भी क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां। और मूव करते करते, देखो इनके पास आंखें तो होती नहीं है कि देख समझ करके मूव करें, बस रैंडमली लोग मूव करते हैं। तो मूव करते करते क्या होता है, कभी कभी आपस में भी टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो अलग अलग हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास या एक पार्टिकल के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो ये जो पानी के जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, टकराएंगे भी, और इस चक्कर में क्या होता है, इन सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब ये वाले देखो, ये वाले बेटा जिनको मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूं, ये वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो सबसे ज्यादा है। सबकी नहीं भाई, देखो क्लास में इतने सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मैं उनसे बोलूं कि बेटा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दौड़ लगानी है, तुम्हें ए से बी तक भागना है, और जो पहले आएगा वो जीत जाएगा। तो मान लो कि तुम्हारे क्लास में 70 बच्चे हैं। अब 70 जो स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास में, तुम्हें क्या भाई दौड़ तो सभी सकते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हर कोई सेम रेट पर, हर कोई सेम स्पीड पर दौड़ सकता है क्या? नहीं, कोई धीरे धीरे दौड़ेगा, कोई जोर से दौड़ेगा, कोई बहुत जोर से ही दौड़ सकता होगा, तो वो क्या करेगा? रेस में जीत जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं तो हर किसी की दौड़ने की बेटा स्पीड एक जैसी नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो पानी में इतने सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग हैं, ठीक है। किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत कम, किसी किसी के बीच वाली, ठीक है ना। तो सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली इन वाटर के पार्टिकल्स की, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं बेटा वो सबसे ज्यादा है, मतलब जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इन सबकी काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा है। और बेटा जब एक मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो फिर वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक पार्टिकल हूं, मेरे बगल में दूसरा पार्टिकल है ना, हम दोनों क्या है? मैटर के दो पार्टिकल्स हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज्यादा है, हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हम हाई काइनेटिक एनर्जी के चलते एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों? क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी का तुमको मैंने क्या मतलब सिखाया कि वो एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट तेजी के साथ मूव करेगा, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ही कम है तो वो धीरे 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 मूव करेगा। तो अगर मैं बात करूं इन पानी के पार्टिकल्स की, तो बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये लोग बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे, बहुत ही तेजी के साथ एक से
एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनके बीच में जो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बेटा, ठीक है, ये ओवरकम कर लेंगे। मतलब अपने बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव, जैसे मान लो ना कि तुम 5-6 लोग हैं, ठीक है, 5-6 लोग हैं, उनको मैंने रस्सी से बांध दिया है और धूप में खड़ा कर दिया, ठीक है, तो लगातार धूप पड़ेगी तो उन लोगों को गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, वो लोग भागने की कोशिश करेंगे कि अरे भैया बहुत गर्मी है, बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्म हो रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाएंगी, और जहां उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो लोग एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में क्या होगा, उनके बीच में जो रस्सी बंधी होगी ना वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जहां लूज हो जाएगी वो यहाँ वहां भागने लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही केस है कि इन पानी के पार्टिकल्स की बेटा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अपने बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगे। बस अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटे, ओवरकम हुए, ये जो पार्टिकल्स होंगे पानी के हाई काइनेटिक एनर्जी वाले बेटा, ये क्या करेंगे, ये जो पोर्स प्रेजेंट है ना, ये जो पोर्स प्रेजेंट है मटके की वॉल में, इनसे बाहर निकल जाएंगे, इनसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वो नहीं अपन घर में मटका लेकर के आते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी इससे तो पूरा टाइम पानी निकलता रहता है, बेटा अच्छा ये पानी निकल रहा है, निकलना जरूरी होता है, ठीक है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से बेटा, वो अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं और मटके की जो वॉल्स में जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनसे बाहर निकल जाते हैं। आप बोलोगे कि इससे क्या फायदा होगा, देखो मैं बताती हूँ। पहली बात तो हाँ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं ये वेपर्स के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को इनने तोड़ दिया, यानी कि अब ये क्या करेंगे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहां से ये वेपर्स के फॉर्म में क्या होंगे, मटके की दीवार से बाहर निकल जाएंगे। अब जो रिमेनिंग पानी में जो पार्टिकल्स है बेटा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, आप बोल सकते हो कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम हो गई, क्योंकि जो भाई देखो सीधी सी बात है, क्लास में तुम्हारी 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नॉटी हैं, बहुत नॉटी है, बहुत बदमाशी करते हैं, पूरे टाइम क्लास में यहाँ वहां उचकते फिरते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते हैं, पूरे टाइम क्लास में जो है ना डिस्टर्ब करके रखते हैं। अब मान लो कि उन 70 बच्चों में से उन शरारती नॉटी 5 बच्चों को मैं क्लास के बाहर ही निकाल दूं कि तुम लोग निकल जाओ, तुम्हें नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, तो अगर वो क्लास के सबसे नॉटी 5 बच्चे बेटा क्लास के बाहर निकल गए हैं, तो अब जो रिमेनिंग 65 स्टूडेंट्स हैं वो तो सब शांत हो जाएंगे ना, चुपचाप बैठ जाएंगे कि हाँ अब कोई शरारत नहीं करेगा क्लास में, और कुछ तो डर के मारे भी चुप हो जाएंगे कि भैया 5 बच्चों को बाहर निकाला है, कहीं छठवा हम ही ना हो जाए, हमें कोई मैम क्लास के बाहर ना निकाल दें। तो जो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे क्लास के, उनको मैंने क्लास के बाहर निकाल दिया, अब जो क्लास में बच्चे हैं वो एकदम शांति से बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि पानी के वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो ऑलरेडी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पानी में जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है, काफी कम है, इनकी काइनेटिक एनर्जीज कम है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है बेटा तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, और जहां टेम्परेचर कम हुआ तो हम बोलेंगे कि देखो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पानी के पार्टिकल्स निकल गए, अब जो रिमेनिंग पानी के पार्टिकल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, जहां टेम्परेचर कम होगा हम बोलेंगे देखो पानी क्या हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, देखो गिवन अमाउंट ऑफ, आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। भाई सॉल्यूशन दो से बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्यूट को आकर के डिसॉल्व किया जाता है, तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मास में या वॉल्यूम में, वो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि गिवन सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर हम 100 ml पानी की बात करें तो 100 ml पानी में 36 ग्राम्स ऑफ नमक मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। 100 ml आपने पानी लिया, उसमें मैक्सिमम 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। 36 ग्राम से ज्यादा आप
नमक घोलने की कोशिश करोगे 100 ml पानी में तो वो घुलेगा नहीं। मान लो कि आपने जो है ना 36 नहीं, आपने 37 ग्राम्स नमक डाल दिया है 100 ml पानी में, तो 37 में से 36 ग्राम तो घुल जाएगा, लेकिन वो जो आपने एक एक्स्ट्रा ग्राम डाला है नमक का वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना आपने अमाउंट सॉल्यूट का डाला है वो उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है गिवन सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का रेट क्या होता है, मतलब टेम्परेचर का अफेक्ट क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी के रेट पर। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे कि मान लो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि आपके पास क्या है 100 ml पानी है। ठीक है, आपके पास 100 ml पानी है, ये आपने 100 ml पानी ले लिया। ठीक है, और ये हो गए 100 ml पानी में पानी के पार्टिकल्स, ये हो गए पानी के पार्टिकल्स। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस हैं, तो इन्हीं स्पेसेस में आकर के क्या होगा, नमक के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। ये देखो ये आ गए नमक के पार्टिकल्स और ये आकर के बैठ गए हैं बीच में। ठीक है, तो नमक आकर के मतलब पानी में घुल चुका है। तो 100 ml पानी में आपने जब 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला तो वो जाकर के घुल गया। ठीक है, अब घुलने का मतलब वही है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस है उनमें जाकर के बैठ गए हैं नमक के पार्टिकल्स। लेकिन बेटा एक लिमिट भी तो होती है ना, जैसे कि वो बेंच वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था कि बेंच में 10 लोग बैठ सकते हैं, तो 10 ही लोग बैठ सकते हैं ना। अगर 20 लोग आ जाएंगे तो 20 लोग की कैपेसिटी तो नहीं है बेंच की कि वो 20 लोग को भी अकोमोडेट कर ले, नहीं कर पाएगी। वैसे ही 100 ml पानी में पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह है, स्पेसेस है, लेकिन लिमिटेड स्पेसेस है ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना कि कितने भी नमक के पार्टिकल्स आकर के बैठ सकते हैं। जितनी भी मैक्सिमम स्पेसेस थी उनको सॉल्ट के पार्टिकल्स ने क्या करा है, घेर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। अब हुआ क्या कि आपने 1 ग्राम एक्स्ट्रा और डाल दिया सॉल्ट का। अब उस 1 ग्राम जो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो सॉल्ट का, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्ट के, वो बोलेंगे कि यार हम कहाँ जाएं, हमारे लिए तो जगह ही नहीं बची। तो पानी बोलेगा कि भैया माफ करो, जितनी जगह थी हमारे पार्टिकल्स के बीच में सबको घेर चुके हैं नमक के पार्टिकल्स, अब और जगह नहीं है, इसलिए हम तुमको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अब हमने क्या करा बेटा, अब हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करने से क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो हीट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। भाई गर्म कर रहा है मतलब क्या, पानी के पार्टिकल्स हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे, और जब वो अब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जैसा कि तुमको मैंने बताया कि जब भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वो एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो होगा क्या कि पानी के जो पार्टिकल्स होंगे ना, इसी 100 ml पानी में जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो लोग अब एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे बेटा, तो उनके बीच की जो स्पेसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी, उनके जो बीच की स्पेसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। और जहां स्पेसेस बढ़ गई, जो एक्स्ट्रा आपने 1 ग्राम सॉल्ट डाला था उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बोलेंगे कि देखो 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 जगह बन गई, चलो वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वही है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, उनके बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी। स्पेसेस बढ़ जाएंगी तो ज्यादा सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व हो सकेगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% मास परसेंटेज सोल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन वाला सवाल है बेटा, मास परसेंट निकालना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे कहाँ, न्यूमरेटर में, मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे डिनोमिनेटर में, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो इज इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, उसका परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना, 20। आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको सॉल्यूट का, सोडियम सल्फेट का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकालते हैं बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। अब सॉल्यूट का मास तो हमें पता नहीं है, सोडियम सल्फेट है सॉल्यूट, उसका मास हमें पता नहीं है, वही निकालना है। सॉल्वेंट का मास गिवन है क्या, हाँ हमें यह बताया गया है कि जो भी सोडियम सल्फेट है उसको 100 ग्राम्स पानी में घोला गया है। तो पानी यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, पानी क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, और
जो सोडियम सल्फेट है वो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास पता नहीं है, सॉल्वेंट का पता है, कितना है 100। तो 100/100 प्लस x कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। यही लिख देंगे अपन डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि परसेंटेज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाओ, सॉल्व करेंगे बेटा। तो x इज इक्वल्स टू x प्लस 100, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 20, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 20 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 100 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2000, है ना, 100 इंटू 20 2000। अब क्या करेंगे बेटा, हाँ जी, अब क्या ओ एक चीज तो मैंने मिस कर दी, एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे गाइस, इंटू 100 भी तो था, इंटू 100 भी तो था, इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 100x, इस पूरे को यहां ले जाओ तो ये x प्लस 100 इंटू 20, तो ये 100x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2000। ठीक है, अब ये 20x को यहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 2000। 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80 बचेगा, 80x इज इक्वल्स टू 2000। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और काट दो इसको, और कट जाएगा, ये 200/8 आ जाएगा। 4 जा 100 जा 2 जा 50 जा 1 जा 25 जा, तो ये आ गया 25 ग्राम्स। ये आपने सोडियम सल्फेट कितना लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है 25 ग्राम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर वर मिक्स्ड टुगेदर एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स A एंड B। दिस इज बेटा B। ठीक है, मतलब कि आयरन फाइलिंग्स लिया है, आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर लिया हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में, ये रहा एक पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, पार्ट B। पार्ट A को स्ट्रांगली हीट कर दिया है बेटा, पार्ट A को स्ट्रांगली हीट कर दिया, मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में आपने क्या करा है, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर लिया है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A को हमने क्या करा है, गर्म कर दिया है। ठीक है, तो आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिला करके बेटा जब आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, आयरन के जो एटम्स होंगे और जो सल्फर के एटम्स होंगे वो आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, उनके बीच में बड़ा बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने से क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिलाकर जब गर्म करोगे तो उनके एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, कंपाउंड आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है दोनों पार्ट्स में। ठीक है, अच्छा ये वाले पार्ट को हमने हीट नहीं करा है, इसका मतलब ये सिर्फ क्या है बेटा, ये सिर्फ मिक्सचर है आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का, ये क्या बन चुका है, कंपाउंड बन चुका है। अब दोनों ही पार्ट्स में क्या करेंगे, HCl डाल देंगे, दोनों पार्ट्स में क्या करेंगे बच्चों, HCl डाल देंगे। फिर क्या होगा, was added to both the parts and evolution of gas was seen in both the cases। दोनों केसेस में क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी। How will you identify the gases evolved, मतलब जब कंपाउंड आयरन सल्फाइड में HCl जाएगा तो गैस इवॉल्व होगी, जब इनके मिक्सचर में HCl डालोगे तो भी क्या होगा, रिएक्शन होगी तो गैस इवॉल्व होगी। तो सवाल ये कि दोनों केसेस में जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, जब मिक्सचर में बेटा आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में जब HCl जाएगा तो लोहा क्या करेगा, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और यहां पर आकर के कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कंपाउंड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे लगाया बेटा, ये ना एरो ऊपर हो गया है, इसको नीचे होना चाहिए ऐसे, ये पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ गया है, इट शुड बी नीचे। ठीक है, हाँ जी, तो कहाँ थे हम, हाँ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे लगाते हैं बेटा, ये ना हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब जल्दी आग पकड़ लेती है। तो एक जल्दी मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में आप जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टेस्ट ट्यूब के माउथ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम क्या करेंगे, एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आ जाएंगे। तो जैसे कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके माउथ के पास आप क्या करोगे, ऐसे जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आओगे। ठीक है, तो जैसे ही गैस निकलेगी टेस्ट ट्यूब के माउथ से, कौन सी, हाइड्रोजन गैस,
वो आग के कांटेक्ट में आएगी और पॉप साउंड के साथ, पट की आवाज के साथ जलना शुरू कर देगी। ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है कि जलती हुई कैंडल या मैचस्टिक लेकर के आते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो जैसे ही माउथ से हाइड्रोजन गैस निकलती है वो जो है फ्लेम के कांटेक्ट में आती है और पट्टी की आवाज के साथ, पॉप साउंड के साथ जो है वो जलना शुरू कर देती है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये उसका टेस्ट होता है। ठीक है, रही बात दूसरे वाले की, दूसरे वाले में क्या हुआ है भैया, दूसरे वाले में क्या हुआ है? हाँ, पार्ट ए में तो बेटा पार्ट ए में आपके पास नहीं, गरम किसको किया था? पार्ट ए वो, हाँ पार्ट बी, ठीक है पार्ट बी, हाँ जी। तो दूसरे वाले का मतलब है पार्ट ए। पार्ट ए में हमने क्या किया था? आयन फाइलिंग्स ली, सल्फर पाउडर लिया, दोनों को मिला दिया, मिक्सचर बन गया, और फिर इसके बाद में उस मिक्सचर को हमने हीट भी कर दिया था, जिसके कारण आयरन के एटम्स और सल्फर के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो गए थे। यानी कि इस केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा बेटा? कंपाउंड बन जाएगा ना। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? आयरन सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे? HCl डाल देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहां पर इवॉल्व होगी। जब हमने आयन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में HCl डाला था तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, लेकिन जब इनके मिक्सचर को हमने गर्म कर दिया, आयन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को जब हमने गर्म कर दिया तो क्या हुआ? एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो गए, कंपाउंड बन गया, आयरन सल्फाइड कंपाउंड बन गया, और जब उसमें हमने HCl डाला तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली। अच्छा, इसको तुम टेस्ट कैसे करोगे बेटा? इसकी बहुत ही गंदी बदबू होती है, मतलब बदबू से ही आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ठीक है, तो कहने को तो इसमें भी आयरन है और इसमें भी आयरन है, मतलब दोनों ही पार्ट्स में क्या है? आयरन है। लेकिन ये जो कंपाउंड बना है ना बेटा, इसकी बात ही कुछ और। अपन पढ़ते हैं ना कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज उनको, उस कंपाउंड को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। तो कहने को तो आयरन सल्फाइड में भी क्या है? आयरन तो है, बट अब वो एक कंपाउंड का हिस्सा बन चुका है, तो वो रिएक्शन जो वो फ्री स्टेट में देता है वो यहां पर नहीं दे पाएगा। यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, जो कि बहुत ही गंदी बदबू मारती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आज अपन देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि यार मिक्सचर को बनाने के लिए जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो, कंपाउंड्स ले रहे हो, ठीक है, वो आपस में उनके जो एटम्स हैं बेसिकली वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। जैसे कि अभी अभी हमने आयन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर बनाया था, तो मिक्सचर बनाने में हम बोल रहे थे कि जो आयरन के एटम्स हैं और जो सल्फर के एटम्स हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं हुए थे, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना था। ठीक है, तो मिक्सचर को बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स आप कंपाउंड्स ले रहे हो वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। वहीं कंपाउंड के केस में देखा जाए तो बेटा एक कंपाउंड को बनाने के लिए ना जो भी आप 2 एलिमेंट्स ले रहे हो या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स ले रहे हो, उन एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे, तभी क्या होगा? कंपाउंड बनेगा। जैसे कि अगर आपको आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए इन दोनों के एटम्स क्या होंगे? आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे? आपस में केमिकली कंबाइन होंगे। नेक्स्ट, मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है, जाहिर सी बात है। देखो, 1 ग्लास पानी में अगर आप शक्कर घोल रहे हो तो वो शुगर सोल्यूशन बनेगा। शुगर सोल्यूशन मतलब कि मिक्सचर। वहीं अगर आप 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाल दो तो भी तो वो शुगर सोल्यूशन ही बनेगा ना। तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है मिक्सचर का। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि तुमको पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तुम बोलो कि मैम आज ना मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो एक काम करते हैं मैम, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो पानी बन जाएगा। नहीं बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दोगे, केमिकली कंबाइन कर दोगे उनके एटम्स को, तो कंपाउंड तो बनेगा, बट वो कंपाउंड दूसरा बनेगा, वो पानी नहीं बनेगा। पानी को बनाने के लिए, किसी भी कंपाउंड को बेटा बनाने के लिए एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, और एलिमेंट्स के कितने एटम्स लेने हैं वो भी
फिक्स होता है कि पानी बनाना है तो पानी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी चाहिए है, और पानी का एक मॉलिक्यूल अगर तुम्हें बनाना है तो उस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तुम्हारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए। एटम्स का नंबर भी फिक्स होता है और एलिमेंट्स भी फिक्स होते हैं। मिक्सचर में चलता है कुछ भी ठीक है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तीसरी प्रॉपर्टी, मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उनको एग्जिबिट करता है। कंपाउंड्स के लिए अपन पढ़ चुके हैं कि एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, बट कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको आप फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते हो, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बस इतने ही। अब आपको राघवेंद्र सर बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। तो अब बारी है आपके फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने की। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 20 तक हम फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल चैप्टर से क्वेश्चन है और बहुत ही प्रोमिनेंट का मतलब कि ये हर बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आखिर लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? आखिर लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसा भयानक चीज़ होती होगी जिसके निकलने से सेल मर जाता होगा, सेल सुसाइड कर लेता होगा, है ना। तो वो सेल के अंदर क्या होता है? तो लाइसोसोम्स क्या करता है, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फूड हो गया, है ना, या हो सकते हैं पुराने सेल ऑर्गेनल। क्लियर? तो जब बैक्टीरिया, फूड या कोई पुराना सेल ऑर्गेनल जब लाइसोसोम के अंदर एंटर करता है तो लाइसोसोम उसे क्या कर देता है, कर देता है, तोड़ देता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि वो सेल को नुकसान ना पहुंचा पाए। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये बैक्टीरिया, फूड या डेड सेल ऑर्गेनल्स को लाइसोसोम कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कैसे ब्रेक करता है? यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज हो गया तो सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, और उस केस में ये जो लाइसोसोम की जो थैली है ना, ये फट जाती है और अंदर का जो भी एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सेल के सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और यही एंजाइम फिर बचे हुए सेल को खा जाते हैं। यानी कि जब तक इस थैली के अंदर है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, तब तक तो कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आकर सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए तो सेल को ही खा जाएंगे और सेल मर जाएगा, और इसीलिए लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो सारा खेल इस डाइजेस्टिव एंजाइम का है। क्लियर? बहुत खतरनाक है। जैसे मान लो कि मैंने कोई दवा खाई, अब उस दवा के अंदर क्या है, मैंने एक दवा के अंदर, आपने यहाँ खाया होगा, जैसे पेट दर्द में हम लोग खाते हैं ना कोई दवा, है ना, दवा के अंदर प्लास्टिक कोटिंग है, मतलब वो जिलेटिन की कोटिंग होती है और उसके अंदर खतरनाक चीज़ है। मान लो हमने खा लिया, ठीक है। अब वो जो प्लास्टिक की कोटिंग के अंदर की चीज़ है वो खतरनाक है, लेकिन वो प्लास्टिक की कोटिंग जब तक नहीं फटेगी तब तक वो खतरनाक चीज़ बॉडी में नहीं रिलीज होगी और हमको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक की कोटिंग फट गई, अंदर का वो खतरनाक चीज़ बॉडी में आ गया, तो हम मर जाएंगे। बस उसी तरह समझो, है ना। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, ड्राइव करता है। और कितने यूनिफॉर्म स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। डन। और फिर वापस रिटर्न बैक, यानी पहले ए से बी जाता है और फिर वापस बी से ए आता है, और वापसी में उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों समय, जाते समय और आते समय उसकी स्पीड कांस्टेंट है।
तो आपको उसका एवरेज स्पीड पता लगाना है। अब एवरेज स्पीड कैसे पता लगाएंगे? तो एवरेज स्पीड पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड पता लगाने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, है ना, और क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैसे निकालें? तो इसके लिए हमको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, क्या कि A से B का जो डिस्टेंस है वो हमने एज्यूम कर लिया कितना है? x। तो x जाना x आना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस एक्स यानी 2x, है ना, क्योंकि जर्नी रिटर्न भी तो हो रही है। मोटरसाइकिलिस्ट A से B गया और फिर वो वापस आया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, रिटर्न्स बैक। तो A से B अगर हमने x माना है तो वापसी B टू A x हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं कि जाने के समय कितना टाइम लगा? t1, और वापस आने में कितना टाइम लगा? t2। तो अगर आपको t1 निकालना होगा तो t1 कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? x अपॉन जाने में उसकी स्पीड कितनी है? तो जाते समय उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका जाने में लगने वाला समय t1। क्लियर? और अगर आपको आने में जो समय है वो t2 निकालना है, तो आने का जो डिस्टेंस है अपॉन आने का स्पीड, तो वापसी में जो स्पीड है वो कितना है? यूनिफॉर्म स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा x अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर आप टोटल टाइम निकालते हो, t इज द टोटल टाइम, तो दोनों को ऐड करोगे t1 प्लस t2, तो ऐड करोगे x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आएगा? 60। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 60। ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकल कर आ गया, तो हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर निकाल चुके हैं तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 2x, और टोटल टाइम कितना आया था हमारा? 5x अपॉन 60। 5x अपॉन 60, x से x कट गया, ये 60 ऊपर चला गया, तो 60 इंटू 2 अपॉन 5, 5 5 जा 2 जा, और 12 इंटू 2 यानी 24 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस को हमने एज्यूम किया, पहले डिस्टेंस को एज्यूम किया x, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 2x। फिर टाइम निकाला, जाने का और आने का दोनों टाइम ऐड कर दिया तो टोटल टाइम, और फिर हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ गया। डन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, what will be the velocity after 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी कि क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत के 2 सेकेंड कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, और अगले 4 सेकेंड में वो कितना चलता है? 160 मीटर चलता है। अगले 4 सेकेंड में वो 160 मीटर चलता है। तो आपको ये पूछा है कि 7 सेकेंड बाद 7 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहां से वो स्टार्ट किया था, यानी यहां उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसने 20 मीटर ट्रेवल किया, 4 सेकेंड बाद 160 मीटर, तो 7 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं v इक्वल टू u प्लस AT, तो हमें 7 सेकेंड यानी टाइम हमारा 7 सेकेंड हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो हमें अगर a मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो।
तो हमें पहले ये पता करना होगा कि 2 सेकंड में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अगले 4 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यानी इस पूरे जर्नी में क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अगर था तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और 7 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं 0 और यहाँ पहले 2 सेकंड में अगर हमने डिस्टेंस हमको पता है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे तो u क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, s डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 20, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू टाइम कितना होगा 2 इंटू 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि रेस्ट 0 से बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे पता चला, अरे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही होती तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करता, तो 0 से वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो शुरू के 2 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस समय पर 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता चला, अरे 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल लो, v इक्वल टू u प्लस AT, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना निकाला 10, और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी तो 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगले 4 सेकंड में आप यही फॉर्मूला लगाओ और एक्सेलरेशन निकालो। अगर एक्सेलरेशन 10 आ गया तो यानी शुरुआत के 2 सेकंड में भी एक्सेलरेशन 10 है, अगले 4 सेकंड में भी एक्सेलरेशन 10 है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और कांस्टेंट होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाकर 7 सेकंड में उसकी क्या वेलोसिटी है वो पता लगा लेंगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब अगले अगर 4 सेकंड में लगाएं तो s कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो s कितना हो जाएगा 160 मीटर। और अब यहां से यहां तक हम पढ़ रहे हैं तो ये अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि अब हम यहां से यहां तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो u कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा टाइम 4, सॉरी हाँ, travels 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds, ठीक है। प्लस हाफ a, टाइम कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 80 प्लस ये हो जाएगा 8a, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 8a, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि शुरुआत के 2 सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या है, शुरुआत के 2 सेकंड में भी उसका एक्सेलरेशन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और अगले 4 सेकंड में भी उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर एक्सेलरेशन क्या निकला कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं v इक्वल टू u प्लस AT लगा सकता हूं। और मेरी स्टडी यहां से हो रही है, मैं अपना एक्सपेरिमेंट यहां से, ये कैलकुलेशन यहां से शुरू कर रहा हूं। तो शुरुआत में जब वो चलना शुरू किया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी अब मैं 0 से लेकर 7 सेकंड तक का स्टडी कर रहा हूं, तो 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, है ना। तो u हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन पूरे सफर के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम 7 सेकंड का पूछा है, तो मेरा जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। 7 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 70 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनेल विच शो द एनालॉजी रिटेन एज अंडर। तो यहां आपको सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है। तो पहला लिखा है ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, सेल का ट्रांसपोर्टिंग चैनल कौन है जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, फिर पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल कौन है, और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कौन है। तो ट्रांसपोर्ट चैनल कौन काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पावर हाउस एनर्जी कौन बनाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया। और गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी क्या करता है? जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। तो सी पार्ट का आंसर होगा गोल्गी बॉडी। और डाइजेस्टिव बैग यानी सोसाइडल बैग की तरह कौन काम करता है? लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो बैक्टीरिया, फूड या कोई फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? तो RER और SER में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? तो डिफरेंशिएशन का आंसर आपको जब भी लिखें तो टेबल बना के लिखिए, इससे एग्जामिनर को चेक करना आसान हो जाता है और आपके लिए लिखना भी आसान हो जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो आप यहां लिख सकते थे कि ऑन द सरफेस ऑफ SER राइबोसोम इज एब्सेंट। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के पार्टिकल्स यानी राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका मतलब पहला डिफरेंस हो गया कि SER में राइबोसोम एब्सेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन का नहीं, फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर करना, यानी फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग SER करता है। और राइबोसोम के वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया, है ना? डन, बात समझ में आ गई? तो ये डिफरेंस आपको 2 पॉइंट लिखना था और ये दोनों पॉइंट आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, एक में राइबोसोम होता है, एक में होता है, एक में नहीं होता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन बनाता है, सॉरी लिपिड और फैट बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाता है। तो रफ प्रोटीन, रफ R से रफ, R से राइबोसोम और राइबोसोम की वजह से प्रोटीन। तो ये याद रखने का तरीका, RRP रफ है, राइबोसोम है और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, डन। और एक चीज गौर फरमाने वाली है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रहा है? फैट, है ना? क्या बना रहा है? फैट बना रहा है। तो द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट और लिपिड मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड, यानी ये जो प्रोटीन बनाया उसमें से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड का यूज करके सेल क्या बना लेता है? अपनी मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से सेल अपना मेम्ब्रेन बना सकता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? फैट और प्रोटीन का, या कह लो लिपिड और प्रोटीन का। तो लिपिड कौन बनाएगा? SER। प्रोटीन कौन बनाएगा? RER। और इन्हीं प्रोटीन और लिपिड में से कुछ प्रोटीन और लिपिड लेकर सेल अपना मेम्ब्रेन बना लेगा और इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बात समझ में आ गई? तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था कि हाउ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे इंपॉर्टेंट है? ऐसे इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बनाने को क्या चाहिए? लिपिड और प्रोटीन। और लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का ये डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो आपको बनाना है। ठीक है, बनाएंगे कैसे? देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो एब्सेंट होगा क्योंकि सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में। तो सेल वॉल नहीं बनाना है, सेल वॉल को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन बना दो, न्यूक्लियस बनाओ, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, फिर आपका क्या कहते हैं, ये सेल वॉल वाला डायग्राम नहीं होगा, मतलब ये सेल वॉल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना? क्लियर? बात समझ में आई? तो मतलब इसमें सेल वॉल को इग्नोर कर दीजिए,
सिंगल लेयर याद कीजिए, देखिए तो न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सारी चीजें आपका एनिमल सेल में होगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाना है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं बनाना है, सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, वैक्यूल नहीं बनाना है, डन। वैक्यूल बनाना है लेकिन छोटे साइज का बनाना है, ये कहने का मतलब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन इन द फिगर 9.1। आपको इस फिगर में एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और इस बेसिस पे आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड हमेशा बढ़ती है कि घटती है? घटती है। और वही तो ग्राफ में दिख रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, 80 मीटर पर सेकेंड, और ये घटते 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 8 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी घटी क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा था उस मोशन के बिल्कुल अपोजिट क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स। और मोशन के अपोजिट अगर फोर्स लगता है तो आपको भी पता है कि अगर मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते 8 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें अगर v की वैल्यू पता लगानी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल है आपका 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम इंटरवल, जहां ये वेलोसिटी 80 से 0 हो गई तो 80 से 0 होने में टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ए की वैल्यू, और फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर पर सेकेंड, और प्लस एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, यहां एक्सेलरेशन का साइन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, एक्सेलरेशन का साइन क्यों माइनस होगा, आप बताइए। एक्सेलरेशन का साइन इसलिए माइनस होगा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया, अब 80 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -80 इक्वल टू 8a, तो a हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन का साइन माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये एक्सेलरेशन किस ऑब्जेक्ट में है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और वो मोशन में कौन सा है, रोल कर रहा है 50 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट। तो मास कितना है, 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन -10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 0 तो कैंसिल हो गए, यह आ गया -1/2 न्यूटन, या कह लो -0.5 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस था तो फोर्स भी माइनस में, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस साइन से दिखाएंगे। डन। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल ऑफ ए टाइम इज 0, यानी कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0, जस्टिफाई योर आंसर। क्या डिस्टेंस भी 0 होगा, बताओ। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, अब ऑब्जेक्ट चला ऐसे सर्कुलर पाथ पर और वापस इसी पॉइंट पर आ गया, और इस सर्कुलर पाथ पे चल के ए से शुरू करके ए पे खत्म होने में उसे कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं
कि यहां से शुरू करके यहां खत्म होने में एक फुल साइकिल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। इनिशियल पॉइंट भी कहां था? A, फाइनल पॉइंट भी कहां है? A, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन क्या डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा? क्या डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा? नहीं। अगर ये सर्कुलर पाथ का ये रहा हमारा रेडियस, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2πr। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 2πr। यानी कि डिस्टेंस अगर 0 है तो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस भी 0 हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप लिखोगे इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, if displacement is 0, then it is not necessary that distance would also be 0. डिस्टेंस वुड ऑल्सो भी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए इसका मतलब जरूरी नहीं कि डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे चलें अगले क्वेश्चन। हाउ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल डिफरेंशिएटेड। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हमेशा कैसे लिखते हैं? टेबल बनाकर। तो एक तरफ लिखो प्लांट सेल, एक तरफ लिखो एनिमल सेल। अब डिफरेंस लिखो। अब जैसे एक डिफरेंस बहुत बड़ा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर वो सेल वॉल है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है ना। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, हाँ। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में बड़े साइज का वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे साइज का वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और ये 4 मेजर डिफरेंस है। प्लांट सेल डबल लेयर का होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल 2 लेयर होती है, डबल लेयर्ड। लेकिन जो एनिमल सेल है वो सिंगल लेयर्ड होती है। ये भी डिफरेंस लिख सकते हो। क्लियर? तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 16 का मेन डिफरेंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक ट्रक है, एक इस तरीके का ट्रक है। ठीक है, और ट्रक का मास कितना है? कैपिटल M। और ट्रक पे फोर्स कितना लग रहा है? F। ठीक है, इफ द ट्रक इज देन लोडेड विथ एन ऑब्जेक्ट। अब एक दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर ट्रक को हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट से लोड कर देते हैं, है ना, ट्रक को हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट से लोड कर देते हैं। तो ट्रक का वजन तो M था और हमने इसको लोड कर दिया एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसका भी मास ट्रक के मास के बराबर है। और अगर ड्राइविंग फोर्स हमने हाफ कर दिया, यानी पहले फोर्स F लग रहा था, अब जो फोर्स लग रहा है वो F/2 लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले एक्सेलरेशन A था तो अब कितना हो जाएगा। तो पहले केस में अगर एक्सेलरेशन निकाले, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो अगर आपसे कोई पूछे पहले केस में एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो ट्रक पे फोर्स कितना लग रहा था? F। मास कितना था? कैपिटल M। अब आपसे को पूछा है कि दूसरे केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स कितना हो गया? तो हमारा जो फोर्स है वो हाफ हो गया, और जो मास है वो कितना हो गया? तो ट्रक का मास तो M था, अब ट्रक पर एक ऑब्जेक्ट रखा है इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, यानी उस ऑब्जेक्ट का मास ट्रक के मास के बराबर है, यानी M।
अब टोटल मास कितना हो गया, m प्लस m, 2m, तो F/2 अपॉन 2m हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, F/4m। अब F/m की वैल्यू क्या है, a, तो ये हो जाएगा a/4, यानी नया एक्सेलरेशन a डैश की जो वैल्यू है वो पुराने एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि अगर हम ट्रक पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मास ट्रक के मास के बराबर है और ट्रक पे लगाने वाले फोर्स को आधा करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, तो आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन विल बिकम 1/4, एक्सेलरेशन विल बिकम 1/4 of its initial value, of its initial value, of its initial value। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ लीफ, लीव्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो अब आप बताइए, एक मिनट इसको थोड़ा विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ प्लांट। अब प्लास्टिड तो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, अब प्लांट में ही रूट होता है, प्लांट में लीव्स होता है, प्लांट में फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं, तो किस टाइप का प्लास्टिड पाया जाएगा, तो रूट्स में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। लीव्स में पाया जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। और फ्लावर्स और फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लास्टिड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स के टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आपको याद करना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो सेल चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है उसको जाके अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड। इफ देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट दिया गया है, यानी शुरुआत के 8 सेकंड जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती है। ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, तो आपसे पूछा है कि 12 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 12 सेकंड अगर टोटल है तो ये 8 है, तो अगला पार्ट कितना हुआ, 4 सेकंड का हुआ, और इस 4 सेकंड में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो 8 सेकंड की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो आगे अगले 4 सेकंड तक चल रही है। तो अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये शुरुआत का जो डिस्टेंस है वो d1 और अगला जो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको d2 मान लिया हमने। ठीक है, अब d1 कैसे निकालूं बताओ। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो हम d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे। हाँ सर लगा देंगे। तो u आपका कितना है, 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू ए कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टी, टाइम कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 चौके 32 और 32 इंटू 5 5 2 जा 10 5 2 जा 16 160 मीटर। कितना आ गया, ये d1 आ गया 160 मीटर। अब मैं यहां अगर वेलोसिटी निकाल लूं तो 8 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल टू u प्लस AT, u 0 है प्लस a कितना है 5, और 8 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 8 टाइम कितना हो गया 8, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ 8 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। अब 8 सेकंड के बाद वो अगले 4 सेकंड
इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम हमें 4 सेकेंड है, तो d2 कितना आ जाएगा? d2 आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? स्पीड आपका 40 है और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका कितना? सेकेंड से सेकेंड गया 160 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? d1 प्लस d2। d1 कितना था? 160, d2 भी 160, तो ये आ गया कितना? 16 दूनी 32 यानी 320 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। शुरुआत के 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लिया और अगले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस? तो अगले 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ा? स्पीड इंटू टाइम। लेकिन शुरुआत के 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन 8 सेकेंड के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन शुरुआत के 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, और फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और मोमेंटम का वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जब मास फिक्स है, और मोमेंटम का मास वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? P इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज product of mass and product of mass of an object and its velocity. Mass of an object and its velocity. ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका SI यूनिट है। ठीक है, और फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? mv माइनस v माइनस u अपॉन टी। तो ये हो जाएगा mv माइनस mvu अपॉन टी। mv फाइनल मोमेंटम, mu इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो इसका मतलब फोर्स को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ग्राफ बनाना है, तो पहला जो ग्राफ है वो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का है जब मास कांस्टेंट है ना। तो ये ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा, क्योंकि फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है। अगर मास कांस्टेंट कर दिया तो P और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होते हैं दो क्वांटिटीज, तो दोनों के बीच का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा ग्राफ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो पहला है, दूसरा ग्राफ ये मास कांस्टेंट है, और दूसरा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया मास, तो इसका भी ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये हमारा ये आखिरी क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगा होगा, और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में एक अच्छा पुश मिला होगा,
और ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी हाफ ईयरली और आगे आने वाले क्लास 9th की फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे करते रहिए। थैंक यू सो मच।